नसीब का लिखा। किसी गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांवों में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा था नहीं और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव में एक श्रीमंत के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों ने खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसीलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी छिपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसीलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे ना होते तो और चीज़ों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल भी चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए पंडिताई ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए।
टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंजलि पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी। उसके पिता ने उसके लिए रिश्ता करने की सोची तो बहुत सारे रिश्ते आए उसके लिए। आखिर में उसके पिता ने उसका रिश्ता अच्छे घर में कर दिया और आज अंजलि की शादी की तैयारियां हो रही थी। सब लोग शादी वाली जगह पर पहुंच चुके थे, बस बारात आने ही वाली थी। अंजलि के पापा राकेश यहाँ वहाँ देख रहे थे कि कहीं कोई कमी ना रह गई हो और अंजलि की मम्मी भी अपने कामों में लगी हुई है। सब जगह हंसी मजाक का माहौल है। अंजलि पार्लर से आकर एक रूम में बैठी है और उसके साथ उसकी सहेलियां और बहनें बैठी हुई मजाक कर रही हैं। तभी बारात आती है और सभी लड़कियां उठकर बारात देखने लगती हैं। पर कुछ समय बाद दुल्हन बनी अंजलि को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई किसी से बहस कर रहा हो। थोड़ी देर में आकर अंजलि की एक फ्रेंड बताती है कि अंजलि के ससुराल वालों को डेकोरेशन पसंद नहीं आई और वह लोग 5 लाख कैश और चाहते हैं। कैश मिलने के बाद ही वे लोग शादी होने देंगे और अंजलि के पापा उनसे गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं कि अब उनके पास इतना कैश नहीं है। इतना सुनते ही अंजलि सारी शर्म एक तरफ रख अपने पापा के पास जाती है और अपने ससुर से कहती है, हाँ बोलिए ससुर जी, क्या चाहिए आपको? अंजलि बेटा, तुम ऊपर जाओ, तुम यहाँ क्यों आई? अंजलि के पापा ने कहा, ना, पहले ससुर जी से बात कर लूँ फिर चली जाऊँगी। अंजलि ने कहा, यह संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? कैसे भरे समाज में सारी शर्म छोड़कर हमसे ऐसे बात कर रही है? अंजलि के होने वाले ससुर ने कहा, तो ससुर जी
आपके माता पिता ने भी आपको ऐसे संस्कार दिए हैं कि लड़की के माता पिता से दहेज मांगो, वो भी लास्ट मोमेंट पर। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? क्या आपका बेटा इस लायक नहीं है कि खुद कमा सके जो आप हमसे पैसे मांग रहे हो? लड़के की मम्मी ने कहा, बड़ी बदतमीज लड़की है, देखो कैसे बड़ों के बीच में बोल रही है, एक दुल्हन होकर। अंजलि ने कहा, एक औरत होकर अगर ऐसी स्थिति आप नहीं समझ सकती हैं तो आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। और रही बात दुल्हन होने की, तो कौन सी दुल्हन और कैसी दुल्हन? अब जो आपके सामने खड़ी है वह अंजलि मिश्रा है, ना कि कोई दुल्हन। अंजलि ने बोला। चलो अंजलि, छोड़ो यह सब, मुहूर्त निकला जा रहा है। अंजलि के होने वाले पति अनिल ने कहा, तू पागल हो गया है, इस बदतमीज लड़की से शादी करेगा? लड़के के पापा ने कहा, हाँ करूँगा। अगर सही के खिलाफ बोलने वाले को बदतमीज कहा जाता है तो करूँगा बदतमीज लड़की से शादी। शर्म तो हमें आनी चाहिए कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो हम भीख मांग रहे हैं। सब कुछ तो है हमारे पास। पहले मुझे लगा था जो कैश मिलेगा सही है, पर अब खुद पर कितनी शर्म आ रही है। अभी हमारे यहाँ भी बेटी है, जब उसकी शादी होगी और कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? आपको जो सोचना है सोचो, शादी तो मैं अब अंजलि से ही करूँगा, कम से कम गलत के खिलाफ बोल तो पाएगी। अनिल ने कहा। अनिल के मम्मी पापा को शर्म से चेहरा झुक गया और तय समय पर अंजलि और अनिल की शादी भी हो गई। 8वां वचन अनिल ने दिया था कि मैं कभी अपनी अंजलि को कोई दुख नहीं दूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। अंजलि और अनिल की बातें सुनकर जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे, सभी ने उनके लिए तालियां बजाई और सभी ने उनको आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बदनसीब बाप। एक शादीशुदा जोड़ा अपना सेकंड हनीमून मनाने के लिए क्रूज़ टूर पर गए थे। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफ़ानी मौसम के कारण क्रूज़ शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अपनी पत्नी को डूबती शिप पर छोड़कर आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी और चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यहीं विराम देते हुए शिक्षक ने अपने सभी विद्यार्थियों से पूछा, क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज़्यादातर विद्यार्थियों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शिक्षक की नज़र एक शांत बैठे विद्यार्थी पर पड़ी। शिक्षक ने उसे जाकर यह सवाल पूछा। विद्यार्थी बोला, मुझे लगता है वह बोली होगी हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले भी सुनी है? विद्यार्थी ने सर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ ने यही शब्द आखिर में मेरे पिता से कहे थे। शिक्षक ने उस विद्यार्थी को सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई सालों बाद उस पति की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती थी, अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता लगा।
डायरी में लिखा था जब उसके माँ बाप उस क्रूज शिप पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी मम्मी को 3rd स्टेज कैंसर है और इसीलिए वो दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके, इसीलिए दोनों अकेले ही उस क्रूज़ शिप पर गए थे। जब उस शिप पर वह मनहूस समय आया था तब उसके पिता ने उस अकेली बची वाइफ बोट की जगह में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ उस डूबती हुई शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए अपनी पत्नी की कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। शिक्षक ने यह कहानी यहीं ख़त्म की और पूरा क्लास शांति में डूब गया। यह शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के ज़रिए जो सीख अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते थे वह पहुंच चुकी थी। इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती हैं कि आप बुरे या अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसीलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी चीज़ों को जान लेने से किया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझे फैसला लेना छोड़ दीजिए। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है लता? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था। पहले पहले लता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत ही बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती तुम अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद
डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? काव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पे उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। प्रशांत का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और अगर ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रशांत ने बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहें? दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
रजनी बचपन से ही अपने गांव में पली बड़ी। हमेशा से ही उसने गांव की ज़िंदगी देखी थी। उसके माँ बाप भी गांव में ही थे। रजनी को हमेशा लड़की होने का ताना मिलता था। उसके माँ बाप हों या फिर उसके कुछ रिश्तेदार, सभी लड़कों को ज़्यादा महत्व देते थे। इसीलिए रजनी को भी लगने लगा था कि लड़के जीवन में ज़्यादा महत्व रखते हैं। रजनी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और उससे कहा, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारा आखिरी तक साथ देंगे, तुम तो पराया धन हो। अब तो रजनी को भी लगने लगा था कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक दिन तो हद ही हो जाती है। जब रजनी अपने छोटे भाई राजू को लेकर खेत से वापस आ रही थी, सामने बनी सड़क पर जैसे ही रजनी राजू को लेकर आगे बढ़ती है, तो एक बाइक वाला सामने से आकर राजू को टक्कर मार देता है। रजनी तो बच जाती है, लेकिन राजू के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ पर खड़े लोग जल्दी से राजू को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब रजनी के घर वालों को यह बात पता चलती है, तो पूरे घर में जैसे हल्ला मच जाता है। रजनी के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचकर रजनी को हॉस्पिटल में ही खूब खरी खोटी सुनाते हैं। रजनी की माँ कहती है, सत्यानाश हो तेरा, जो तू राजू का ख्याल नहीं रख पाई। अगर मेरे राजू को कुछ भी होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। काश मेरे बेटे की जगह तेरा पैर टूट जाता। तू क्यों जिंदा है, तू क्यों नहीं मर गई। यह सारी बातें जैसे रजनी के दिल को तोड़ कर रख देती हैं। उसे पूरी तरह से यह एहसास हो जाता है कि लड़की होना एक अपराध है, लड़की नहीं होनी चाहिए। अब वह जब भी किसी लड़के को देखती तो अपने बारे में सोचती कि काश मैं भी एक लड़का होती तो मुझे भी महत्व मिलता। शुरू शुरू में रजनी को अपने लड़की होने पर सिर्फ अफसोस होता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका वह दुख नफ़रत में बदल गया। अब उसको लड़कियों से सख्त नफ़रत हो गई थी। अब उसकी सोच भी औरों की तरह हो चुकी थी। वह चाहती है कि सबके घर सिर्फ लड़का ही जन्म ले। उसको लगता है कि जिस घर में लड़की पैदा होती है, वह घर मनहूस हो जाता है। बड़ी होने के बाद रजनी का एक ही सपना है कि उसकी शादी हो और उसका एक चांद सा बेटा पैदा हो। आज रजनी के लिए वह खास दिन आ ही जाता है, क्योंकि आज रजनी की शादी हो रही है। रजनी के माँ बाप ने उसके लिए एक अक्लमंद, होनहार और सरकारी नौकरी करने वाला लड़का ढूंढा है, जिसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र एक बहुत ही अच्छा और ऊंची सोच वाला इंसान है। सुरेंद्र और रजनी की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। सुरेंद्र रजनी से बिल्कुल अलग है। सुरेंद्र से शादी होने के बाद रजनी बहुत खुश रहती है और सुरेंद्र से कहती है कि मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब हमारा एक प्यारा सा चांद सा बेटा हो। इस पर सुरेंद्र रजनी से कहता है कि लड़का हो या लड़की, बच्चे तो हमारे ही होंगे ना, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। हाँ, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। सुरेंद्र की ऐसी बातों से रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वह सुरेंद्र से बहस करती है कि उसे लड़का ही पैदा होगा। सुरेंद्र रजनी के ऐसे बर्ताव को पसंद नहीं करता, लेकिन बात ज़्यादा आगे न बढ़े इसीलिए वह चुप हो जाता है। कुछ समय बाद रजनी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे लड़का पैदा होने का इंतज़ार रहता है। उसका लड़का ही पैदा हो, इसके लिए वह हर जद्दोजहद करती है। यहाँ तक कि वह ढोंगी बाबा तक के पास भी जाती है।
रजनी की इन हरकतों से सुरेंद्र उसे नोटिस कर लेता है और उसको अंधविश्वास वाली चीज़ों से दूर रहने को कहता है। लेकिन रजनी सुरेंद्र की एक भी बात नहीं मानती और छुप छुप कर ऐसी चीज़ें करती रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, वह जो चाहेगा वही होगा। रजनी की इतनी कोशिशों के बाद भी उसे लड़की पैदा होती है। बेटी पैदा होने से रजनी का पति सुरेंद्र तो बहुत खुश रहता है, लेकिन रजनी अपनी बेटी को गोद में लेना तो दूर उसका चेहरा भी नहीं देखती। हॉस्पिटल में नर्स रजनी से कहती है, मुबारक हो, आपको बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। तो रजनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि बेटी नहीं, मनहूस पैदा हुई है। नर्स रजनी के ऐसे बर्ताव से डर जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सुरेंद्र रजनी के रूम में जाता है और खुशी से अपनी बेटी को गोद में लेकर रजनी के करीब जाता है और रजनी का धन्यवाद करता है कि उसने इतनी प्यारी बेटी पैदा की। रजनी गुस्से से मुंह मोड़ लेती है और सुरेंद्र से कहती है, रखो तुम अपनी बेटी अपने पास, मुझे तो बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। रजनी के ऐसे व्यवहार से सुरेंद्र को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन सुरेंद्र अपने गुस्से को पी जाता है और रजनी को समझाता है कि बेटी हुई है तो क्या हुआ, है तो वो हमारा ही खून ना। अगर हम अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे। सुरेंद्र के इतना समझाने के बाद भी रजनी उसकी एक नहीं मानती और न ही अपनी बेटी को अपना दूध पिलाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सुरेंद्र रजनी को घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वह रजनी से कहता है कि अब बहुत हो चुका तुम्हारा, तुम मेरी बेटी को अपना दूध पिलाओ। डॉक्टर ने कहा है कि बच्ची की सेहत के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। रजनी सुरेंद्र की बात नहीं मानती और कहती है, मैं किसी भी कीमत पर इस मनहूस को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वह रजनी को धमकी देता है, अगर तुम मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। सुरेंद्र के इस तरह धमकाने से रजनी थोड़ा डर सी जाती है और अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए राज़ी हो जाती है। दूध पिलाने के बाद भी रजनी को अपनी बेटी पर थोड़ी भी मोहब्बत नहीं आती। 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रजनी को अभी भी अपनी बेटी पर प्यार नहीं आया। वह मन ही मन ये सोचती थी कि काश ये मर जाए। अगर सुरेंद्र का डर नहीं होता तो शायद रजनी अपनी ही बेटी का गला घोट कर ही उसे मार देती, लेकिन पति की दी हुई धमकी उसे याद रहती है। वह ऐसा मौका तलाश कर रही थी जिससे उसकी बच्ची भी मर जाए और उसका इल्ज़ाम भी उस पर नहीं आए। और एक दिन उसे यह मौका मिल ही जाता है जब उसकी बुआ उससे मिलने आती है। रजनी की बुआ बच्ची से मिलकर बहुत खुश होती हैं और रजनी से उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती हैं। रजनी की बुआ रजनी से कहती है, सर्दी का दिन है, तुम अपना और बच्ची का खास ख्याल रखो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं बच्ची को की पैदाइश को। तुम्हारा और बच्ची दोनों का बदन कमज़ोर है, इसीलिए ठंड से बचना। अगर तुम ठंड से बचोगी तो बच्ची के लिए भी अच्छा होगा। अगर तुम्हें ठंड लगी तो बच्ची को भी ठंड लग जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारा दूध पीती है। रजनी पहले तो बुआ की बातें सुनकर मन ही मन गुस्सा करती है, लेकिन फिर बाद में कुछ सोचकर थोड़ा मुस्कुराती है। रजनी को मौका मिल जाता है अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का। वह मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं ठंड से बचने के बजाय ठंड के करीब जाऊं ताकि मुझे सर्दी हो जाए, और जब मैं बच्ची को दूध पिलाऊं तो उससे नुकसान पहुंचकर वह मर जाए। रजनी अपना पूरा मन बना लेती है।
ऐसा करने का और सुबह होते ही 5 बजे सर्दी में ठंडे ठंडे पानी से वह नहा लेती है। उसके बाद बाहर खेतों में वह ठंडी ठंडी हवा में काफ़ी देर तक टहलती है। फिर वह घर आती है, बच्ची को दूध पिलाती है और अमरूद खाने के बाद शाम को वह फिर ठंडी हवा में बाहर टहलने निकल जाती है। रात में जब वह अपने बिस्तर पर लेटती है तो रजनी की हालत खराब हो जाती है। वह बुखार में जलती रहती है और जैसे ही वह अपने पति को कुछ इशारा करने जाती है, अचानक से वह दम तोड़ देती है। इस तरह रजनी अपनी जान गंवा बैठती है। अपनी बेटी को जान से मारने की साजिश रचते रचते रजनी खुद मौत को गले लगा लेती है। वहीं उसकी बच्ची बिल्कुल सही सलामत और ज़िंदा रहती है। इस सच्ची कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इसके अलावा बेटी से नफ़रत करने वालों का अंजाम क्या होता है वह रजनी की मौत से साबित हो गया। जब बात बेटी की आती है तो ईश्वर भी बेटी का ही साथ देता है, क्योंकि बेटी बोझ नहीं, ईश्वर का वरदान होती है। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बेटी मनहूस या वरदान। लाडो उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड सारा वो अपने छोटे बेटे से करते थे। लाडो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाडो को। जब लाडो का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी, मगर ये मनहूसियत बस उनकी सोच भर की थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, लाडो को कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। भाई जिसका नाम अजय रखा गया था। उसका ये नाम लाडो ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और लाडो का कुछ पता न था। अचानक लाडो घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाकर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन लाडो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाडो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज़ बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह न की। पिता ने तो ये तक कह दिया कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाडो ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलट कर जवाब नहीं दिया था। एक सुबह लाडो ने आँख न खोली। हालत ज़्यादा ख़राब थी और लाडो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो लाडो के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसीलिए नहीं कि वो लाडो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसीलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई।
डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाडो के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए लाडो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपको पता है यदि लाडो बीमार न होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही न चलता। इसे हेपेटाइटिस सी कहते हैं, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि लाडो की तबीयत खराब न होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाडो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहां अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत न थी। लाडो के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो ली थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी लगी थी। अजय को भी लाडो ने ही बचाया था। आज एक बार फिर लाडो ने अजय को बचा लिया था। लाडो के माँ बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी न जाने कितनी लाडो का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनी ही को वो ज़िंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। इंसान की तो फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है, परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कहानी बाप के लिए आपका नज़रिया बदल देगी। आकाश अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो, सुबह जल्दी उठा करो। कितने आलसी हो गए हो, कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर में न जाने आकाश को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को। शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसीलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज़ आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका आकाश को बेसब्री से इंतज़ार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। आकाश ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। आकाश ने रुककर स्क्रू को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग के अंदर घुस गया।
बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल कर रखे हैं, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर आकाश को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। आकाश से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही सही लेकिन उन सभी जूते चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले आकाश की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। आकाश ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी सारी कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगे 2 पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर से अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रख कर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? आकाश के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसे नौकरी पक्के होने का कंफर्मेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले ने जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया, तब आकाश को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। आकाश बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि न कोई सवाल, न एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फ़ाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का सवाल या एक्सप्रेशन देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल या पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट कर रखी थी। वहीं पर आप सभी की परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत करना तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल और कुर्सियाँ ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ आने पर आकाश को फिर से अपने पापा की याद आई और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छिन्नी और हथौड़ी चलाता है। आकाश, जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों में रख देता है। उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसू के साथ पापा आकाश को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहें तो उसके पीछे का कारण ज़रूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटे या टोकें तो उसके पीछे के सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हैं, मगर आपके पेरेंट्स नहीं।
दोस्तों ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।